हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो से भारतीय इतिहास के स्रोत से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर भाग में स्थापित है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमसे ये पूछा है कि इन अभिलेखों में से अशोक के राज्य क्षेत्र के अंदर जो सबसे ईस्ट में जो अभिलेख है वो कौन सा है। तो दोस्तों, उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो अशोक का राज्य क्षेत्र था वो कहाँ पर था। तो दोस्तों, आजकल आप लोगों ने एक वर्ड बहुत सुना होगा कि अखंड भारत। अखंड भारत की जो कल्पना आजकल की जा रही है वो अशोक के जो साम्राज्य था उसी को अखंड भारत बोलते थे, जिसका उल्लेख जो चाणक्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र है उसके अंदर किया गया है, अखंड भारत। तो दोस्तों, जो अखंड भारत या फिर जो अशोक का राज्य क्षेत्र था वो वर्तमान के बिहार बंगाल से लेकर पश्चिम में हिंद सिंध पर्वत यानी कि इराक तक था और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक। तो दोस्तों, हमसे यहाँ पर पूछा है कि सबसे पूर्वोत्तर भाग में कौन सा अभिलेख है। तो दोस्तों, हम ऑप्शन की बात करें तो वो दे रखे हैं बराबर पहाड़ी गुफा शिलालेख, धौली मुख्य शिला राजदेश, सहस्रम गौर शिला राजादेश और लोवरिया अराराज स्तंभ राजादेश। तो दोस्तों, हम इन ऑप्शन में देखें तो जो धौली मुख्य शिला राजादेश है ये वर्तमान के उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। हम सहस्रम गौड़ शिलालेख की बात करें तो ये बिहार के रोहतस जिले में स्थित है। लोवरिया अराराज शिलालेख की बात करें तो वो है बिहार के चंपारण में। और हम बराबर पहाड़ी गुफा शिलालेख की बात करें तो वो है बिहार के जहानाबाद जिले में। तो दोस्तों, हम इनको क्रम से रखें तो जो बिहार का जहानाबाद जिला है वो सबसे पूर्व में है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बराबर पहाड़ी गुफा शिलालेख। दोस्तों, अब हम बात करें अगले प्रश्न की, तो वो है किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है। तो दोस्तों, जब हम लोगों ने भारतीय इतिहास के स्रोत किए थे उसके अंदर हमने भारतीय साहित्य के अंदर बौद्ध धर्म ग्रंथों को अच्छे से समझा था। और उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि पिटक जो है ये बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है और इनकी संख्या 3 होने के कारण इनको त्रिपिटक भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ ऑप्शन की बात करें तो वो दे रखे हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और महावात्सा। तो दोस्तों, ये जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, इन तीनों के अंदर तो बौद्ध धर्म के जो नियम है वो बताए हुए हैं। तो सीधी सी बात है कि इस प्रश्न का उत्तर हो गया महावात्सा। तो दोस्तों, जो ये विनय पिटक है इसके अंदर तो बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन किया हुआ है। हम सुत्त पिटक की बात करें तो इसके अंदर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों की बात की हुई है। और जो अभिधम पिटक है इसके अंदर जो बुद्ध धर्म के जो सिद्धांत है उनका वर्णन किया हुआ है। तो जो ये महावात्सा है ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। जो महावात्सा ये पाली भाषा में लिखित है जिसके अंदर बौद्ध धर्म के इतिहास का संपूर्ण वर्णन है। तो इसके अंदर ये भी वर्णन है कि किस तरह सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का जगह जगह पर प्रचार किया था। दोस्तों, अब हम बात करें अगले प्रश्न की, तो वो है मेगस्थनीज कौन था। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन दे रखे हैं चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत, अशोककालीन यूनानी व्यापारी, गुप्तकालीन यूनानी व्यापारी या फिर हर्षकालीन चीनी तीर्थयात्री। तो दोस्तों, जब हमने भारतीय इतिहास के स्रोत में विदेशी साहित्य पढ़ा था जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो भारत के अंदर बाहर से व्यक्ति आए हैं जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी है, उनके अंदर हमने देखा था कि अरबी लेखक, यूनानी लेखक, चीनी लेखक, तिब्बती लेखक आदि भारत के अंदर आए हैं जिन्होंने भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। उसके अंदर हमने मेगस्थनीज के बारे में भी देखा था कि मेगस्थनीज एक यूनानी लेखक था जो यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर,
उसका राजदूत बनकर भारत में आया था। ठीक है, और आपको पता है कि भारत के पाटलिपुत्र में उसने रहकर अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, उसके अंदर विस्तार पूर्वक भारत का वर्णन किया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में आया हुआ यूनानी राजदूत है। दोस्तों अब हम बात करें अगले प्रश्न की, तो वो दे रखा है भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालक्रम क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों हमें ये याद रखना है कि भारत के ऊपर सबसे पहले जो विदेशियों ने आक्रमण किया था वो थे आर्य। ठीक है, हमें इसका उल्लेख जो ये सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी मिलता है कि इनके जो पतन का कारण था एक वो भी माना जाता है कि आर्यों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था जिस कारण ये सभ्यताएं नष्ट हो गई थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आर्य ने सबसे पहले आक्रमण किया था, तो 2 ऑप्शन तो सीधे चले गए, पीछे 2 ऑप्शन बचे। तो हमें ये याद रखना है सेकंड कि आर्यों के बाद में भारत पर आक्रमण करने आए थे यूनानी। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन कट हो गए, तो सेकंड ऑप्शन जो बचा है आर्य सबसे पहले आक्रमण किया भारत पर, उसके बाद यूनानियों ने आक्रमण किया, उसके बाद शकों ने, फिर हूणों ने और फिर तुर्कों ने। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो गया। दोस्तों अब हम बात करें अगले प्रश्न की, तो वो दे रखा है निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। हमारे ऑप्शन है शक, यूनानी, कुषाण और पल्लव। तो दोस्तों मैंने आपसे बोला था कि भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण किया था आर्यों ने और उसके बाद में किया था यूनानियों ने, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आर्य ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा यूनानी, जिन्होंने 206 ईस्वी के अंदर भारत के ऊपर आक्रमण किया था। दोस्तों अब हम बात करें अगले प्रश्न की, तो वो दे रखा है कि मौर्योत्तर काल के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन से सही है। तो दोस्तों हम देखें कथनों को, तो वो है पहला, इस काल में शुंग और सातवाहन शासक सत्ता में आए। बिल्कुल दोस्तों, जब मौर्योत्तर काल था वो धीरे धीरे लास्ट में कमज़ोर पड़ने लग गया था, और जब मौर्य शासक इतने स्ट्रांग नहीं रहे थे तो दक्षिण भारत के अंदर शुंग और सातवाहन शासक भी सत्ता में आ गए थे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम अगले ऑप्शन की बात करें तो वो है भारत और मध्य एशिया के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। बिल्कुल दोस्तों, इस काल के अंदर जो भारत और मध्य एशिया के अंदर व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए थे, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। हम देखें अगले ऑप्शन को, तो वो दे रखा है मध्य एशिया से आए शासकों में सबसे पहले कुषाण शासकों के राजाओं ने नाम वाले सिक्के जारी किए। तो दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुषाण शासकों ने नाम वाले सिक्के जारी किए थे, लेकिन यहाँ पर एक बात और बोल रखी कि सबसे पहले। तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि जो सबसे पहले शासक आए थे जिन्होंने नाम वाले सिक्के जारी किए थे वो कुषाण नहीं यूनानी थे। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दोस्तों अब हम बात करें अगले और आज के लास्ट प्रश्न की, तो वो है मध्य एशिया के शासकों द्वारा भारत पर आक्रमण करने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। हमारे ऑप्शन दे रखे हैं चीन की महादीवार का बनना, सेल्यूकस द्वारा स्थापित साम्राज्य का निर्बल हो जाना और अशोक के निर्बल उत्तराधिकारी। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला ऑप्शन है कि चीन की महादीवार का बनना। बिल्कुल ये ऑप्शन सही है कि इसी के कारण जो मध्य एशिया के शासक थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किए, क्योंकि दोस्तों जब चीन की दीवार बन गई तो जो चीन के अंदर शक शासक हुआ करते थे उन लोगों ने यूनानी शासकों के ऊपर आक्रमण किया, और जब यूनानी लोग उनका सामना नहीं कर पाए तो वो वहाँ से आगे भाग गए और भारत की तरफ बढ़े और उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण था विदेशियों द्वारा भारत पर आक्रमण होने का। हम अगले ऑप्शन को देखें तो वो है सेल्यूकस द्वारा स्थापित साम्राज्य का निर्बल हो जाना। बिल्कुल दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि मध्य एशिया के शासकों ने भारत पर आक्रमण किया, क्योंकि दोस्तों जब सेल्यूकस के साम्राज्य निर्बल हो गए तो वहाँ पर जो छोटी मोटी पावर थी उनको भी आक्रमण करने का मौका मिल गया। तो जो सेल्यूकस के उत्तराधिकारी थे उन लोगों ने धीरे धीरे भारत की ओर प्रस्थान करना शुरू कर दिया, जिस कारण भारत पर आक्रमण करने
का एक और कारण उत्पन्न हो गया। हम बात करें अगले ऑप्शन की तो वो दे रखे हैं अशोक के निर्बल उत्तराधिकारी। बिल्कुल दोस्तों, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कारण है विदेशियों का भारत पर आक्रमण करने का, क्योंकि दोस्तों जब तक कोई भी शासक स्ट्रॉन्ग होता है तो बाहरी सत्ता का कभी भी ये करने को नहीं मिलता है कि वो इन पर आक्रमण कर ले। लेकिन दोस्तों जब शासक खुद ही कमज़ोर हो तो बाहरी शक्तियाँ तो आक्रमण करेगी। तो अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो इतने मजबूत नहीं थे कि वो बाहरी हमलावरों को सहन कर सके, और बाहरी हमलावरों को भी कहीं ना कहीं ये पता चल चुका था कि भारत के शासक अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, हम उन्हें हराकर आराम से वहाँ पर कब्जा कर सकते थे। तो यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन सही होंगे कि मध्य एशिया के शासकों ने इन कारणों से भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ।